पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही है। ये 23rd एससीओ की मीटिंग थी जिसमें पहली बार शहबाज शरीफ का गुड मॉर्निंग हुआ और उन्होंने सोचा कि चलो अब हम भी कुछ अपनी राय रख सकते हैं। बेचारे बड़े उलझे हुए परेशान थे। कल भी मैंने एक इंटरव्यू में उनके लिए रुमाल तोहफा भेजा था कि उनको रुमाल दे दीजिए, क्योंकि शेर के सामने गधा बैठने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है और शहबाज शरीफ के तो शक्लों से लगता है कि वो टेररिज्म का सरदार है, गुरु है वो। तो मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को जिस हिसाब से बात करनी चाहिए और उनका जो एक ऑरा रहा है और उनका जो एक स्पीच का तरीका रहा है, उन्होंने उस हिसाब से ही बात की है। पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है और बड़े कम मल्टीलैटरल फोरम रह गए हैं जहाँ पे पाकिस्तान मेंबर है। नॉर्मली जो पाकिस्तान की पोजीशन है कि हम वो एक आइसोलेटेड मोड में है। मल्टीलैटरल फोरम्स में हम उस तरह नहीं है जिस तरह हमें होना चाहिए। और कौन सा बड़ा ऐसा फोरम है? एक एससीओ है, G77 है, OIC है, और ऐसी कोई जगह नहीं। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, IMF से पाकिस्तान को एक बार फिर कर्जा मिल गया है। इस पर पाकिस्तान मीडिया के सवालों के जवाब में पाकिस्तान की जनता ने कहा है कि हमारा देश भीख मांगने की लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गया है। यदि गूगल पर भिखारी सर्च किया जाए तो पाकिस्तान का ही नाम आता है। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत में एससीओ की मीटिंग संपन्न हुई जिसमें पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भी हिस्सा लिया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान पर जमकर लताड़ लगाई। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। मैं जानती हूँ ये न्यूज चैनल आपका है, एंकर आप है, सवाल पूछना आपका काम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान की बेटी भी हैं। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैंने एक सवाल आपसे पूछा, आप नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि कल आपको नोटिस आ जाएगा और आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा और आपके ऊपर भी अत्याचार किया जाएगा। पर आप मेरे हिंदुस्तान के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पूछिएगा तो मैं आपको बताने की काबिलियत भी रखती हूँ और हिम्मत भी रखती हूँ। आप अपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक नहीं 1 लाख चिट्ठी भेज दीजिएगा कि मुझसे मिलिए वुमेन्स एम्पावरमेंट पे। वो आपसे मिलना तो दूर की बात है, आपको एक रिप्लाई भी नहीं देंगे। लेकिन मेरी आवाज पर भारत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में एक पूरा बिल तैयार कर दिया और मुसलमान औरतों को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए 3 तलाक बंद करवाना तो करवाना, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, उस पर 3 से 7 साल की सजा भी मुकर्रर की गई। सीयू मीटिंग का जो एजेंडा था ना सना, वो एजेंडा ही था आपका डिजिटल इंक्लूजन को लेकर के, यूथ एम्पावरमेंट को लेकर के और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के था, तो जिसमें से शहबाज शरीफ दूर दूर तक टच नहीं हो रहे थे। कि पाकिस्तान को IMF से एक बार फिर कर्जा मिल गया, पाकिस्तान एक बार फिर कामयाब हो गया IMF से $3 बिलियन का कर्जा लेने में। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी खुशखबरी है ये हमारे लिए? ये शॉर्ट टर्म के लिए तो खुशखबरी ही है। अगर कोई एक पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होगा तो उस देखेगा कि IMF जब भी लोन देता है तो हमारे बिजनेसमैन जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस अप होता है, स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है और एक ट्रस्ट की जो स्पिरिट है वो चलती है मुल्क में कि हमारे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग और लेंडर्स जो हैं वो हमारे साथ हैं। मतलब मुश्किल हालात में छोड़ा नहीं है उन लोगों ने। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया। माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। पहले ही सब लोग हमें कहते हैं कि हम ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं, हम कटोरा लेकर हर जगह मांगने पहुंच जाते हैं, इसलिए हमें कोई बुलाना, हमसे बात करना पसंद नहीं करता। और अब तो ये साफ साफ कह दिया गया है कि जी पाकिस्तान IMF का चौथा बड़ा मकरूज बन गया है। मतलब कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे जी कर्ज़ा सारे मुल्क लेते हैं, इवन अमेरिका जो है उसका कर्ज़ा हमारे से ज़्यादा होगा। मगर ये बात जानने की कोशिश करें, पाकिस्तानियों को कहूँगा कि हर कंट्री जो कर्ज़े लेता है वो उसको इन्वेस्ट करता है।
आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी जो स्टेट की कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट करते हो ताकि थोड़ा सा कर्जा लेके उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करो, कर्ज़ों को रीपे करो और मुल्क की जो जीडीपी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बिज़नेस ग्रोथ है वो आगे जाए। हम क्या करते हैं, हम कर्जा लेते हैं और उसको डुबा देते हैं, ठीक है, बाद में जब वापस करना हो तो एक और मुल्क से हम उधार लेते हैं। तो हमारा सीन ये हो रहा होता है, हम उसका अच्छा यूज़ नहीं करते। साइम, हमने ये कर्जा वापस कैसे करना है? पहले ही हमारे पर आईएमएफ का 7.4 बिलियन डॉलर का कर्जा था, 3 बिलियन और हमने ले लिया, 10 बिलियन हो गया। काम हमारे पास कोई है नहीं, एक्सपोर्ट हम कर नहीं रहे, कारोबार बंद पड़े हैं, तो ये कर्जा वापस किस तरह करना है? और आईएमएफ ने जितनी सख्त शराइत रख कर ये कर्जा दिया है, आपके सामने अवाम ने तो अभी से ही रोना शुरू कर दिया है। कर्जा स्लोली हम, जैसे न्यूयॉर्क में हमारा जो PIA का होटल था बहुत बड़ा, वो हमने सेल कर दिया। एक कौम जब अपाहिज हो जाती है, जब वो फुल दिवालिया हो जाती है, तो नज़र आता है कि वो अपने एसेट्स बेचना शुरू कर देती है। अब हम अपनी जो पोर्ट्स थी वो लीज़ पे बेच रहे हैं, बहुत ही सस्ते पे। लीज़ पे बेचने की बारी तब आती है जब आप खुद अपना कंट्री आपका जो होता है वो उसे यूटिलाइज अच्छे तरीके से करना नहीं जानता, फिर आप और कंट्रीज़ को देते हो। मगर हमारी सिचुएशन ये है कि हम बहुत ही सस्ते में उनको वो कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो PIA जो है वो उसकी हालत देख लें आप, स्टील मिल हम बेचने पे हैं, पता नहीं बेच दी है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो हम कंट्री की ये हालत आ गई है कि अब एसेट बेचना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो कर्ज़े वापस करना तो दूर की बात है, कर्ज़े उल्टा ले रहे हैं हम वापस, तो फ्यूचर जनरेशन देखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल की जो ये हैं जो लीडरशिप है वो बस कर्ज़े लेती जा रही है। यही बात तो मैं आपको कह रही हूँ कि हम कर्जे लेते तो जा रहे हैं, इन्हें उतारना किस तरह है? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बिकने पे आ जाएगा। पाकिस्तान के असास से आपके सामने, आपने भी खुद ही बताया कि जिस तरह PIA हमारी कराची की बंदरगाह हो गई, हम इनको बेच रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं, बड़े घाटे के सौदे पर। तो क्या लगता है अनकरीब पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान का फ्यूचर अब देखें, पाकिस्तान रिग्रेशन में जा रहा है, ठीक है। उसकी जो मतलब अगर ग्राफ में देखें तो वो डाउनवर्ड जा रहा है, और अगर इसी तरह चलता रहा, मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा है कि जनरल याहिया खान ने कहा था कि बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ही फ़ाइन है, उससे जब पूछा गया, और 1 हफ्ते 10 दिन बाद जो बांग्लादेश है टूट गया। तो अगर हमारी लीडरशिप हमें ये चूरन बेचती है कि पाकिस्तान इज़ परफेक्टली फ़ाइन, IMF ने बेल आउट पैकेज दे दिया इतने लंबे अरसे बाद, इतनी सारी मीटिंग्स होने के बाद, तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि वो ठीक है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, या हमारी जो सिविल पॉलिटिशियंस हों। ये अगर चूरन बेच रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, डरने की बात नहीं है, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। पाकिस्तान अगर इसी लाइन में चलता रहा तो अगले 15-20 साल तक ये सिविल वार में चला जाएगा। देखें, सोवियत यूनियन बहुत ही बड़ा था, जब उसमें इकोनॉमिक कोलैप्स आया तो वो टूट गया, डिफरेंट जो नेशंस थी वो टूट गई। पाकिस्तान में ये नहीं है कि जैसे बांग्लादेश में एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, पाकिस्तान में डिफरेंट एथनिसिटीज़ रहती हैं, पश्तून हैं, बलोच हैं, मुहाजिर, सिंधी, पंजाबी। तो जब एक मुख्तलिफ़ कौमें इकट्ठे तब रहती हैं जब उनकी फ़ाइनेंशियल हालत ठीक होती है। अगर घर के हालात ठीक नहीं होंगे तो आपस में भाई लड़ना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान की हालत बुरी है तो ये जो एथनिसिटीज़ हैं ये डिवाइड होंगी, यहाँ पे सिविल वार होगी, लोग अपने हकूक़ मांगेंगे, जो कि अब हो रहा है। इमरान खान की पार्टी देखें, वो मुल्क में धरने कर रही है। अगर पश्तून देखें तो वो मंजूर पश्तीन, वो उनको लीड कर रहा है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी पिछले 60 ईयर से चल रही है। कराची के हालात आप देखें। तो इस तरह अगर चलता रहा तो हम देखेंगे।